इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नफे सिंह जी राठी, सम्मानित मंच और इस मीटिंग में उपस्थित पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता साथियों, आपकी अनुमति हो तो मैं बैठ के आपसे बात कर लूं। बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों से मिलने का अवसर मिला है। मैं तो गांव-गांव और घर-घर फिरने वाला व्यक्ति था। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल में भिजवाया था और दोष ये था कि हमारी सरकार में 3206 पढ़े लिखे युवकों को सरकारी नौकरी दी गई थी। जिन बच्चों को नौकरी दी गई उनकी तो तरक्की हो गई और हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए 10 साल की सजा दी गई। और आपको सुन के हैरानी होगी, ये ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि जो शिकायत करने वाला था उसको भी बराबर की 10 साल की सजा हुई थी। और प्रचार ये किया गया था कि ओम प्रकाश चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं। मैं पहले भी आप सबको बधाई दे चुका हूं, आज पुनः बधाई दे रहा हूं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत किया था। और इसी वजह से मैं सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूं कि आपका आभार व्यक्त करूं और आपसे निवेदन करूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को उसमें शामिल किया जाए। जिन साथियों ने आपके यहाँ पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको विश्वास और भरोसा दिलाऊंगा कि हमारे संगठन में सबको सम्मान दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। हमारी पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, जिस पौधे को आप और हम सब ने मिलकर के अपने खून से सींचने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब वो पौधा फल देने लगा तो लुटेरे वर्ग के लोग उस फल को तोड़ करके ले गए थे। इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। इसलिए इस चिंता में मत पड़ो कि आज आप सरकार से बाहर हैं। सरकार तो लोग जब चाहे जैसी बना सकते हैं, बहक भी जाते हैं, गुमराह भी हो जाते हैं, वर्गलाए भी जाते हैं और ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है जिनका ध्येय जनता की सेवा करना नहीं बल्कि लूट मचाना है। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास पर खिड़की पर जो कोई आकर के दरख्वास्त देगा उसे इंसाफ मिलेगा, उसकी तकलीफ दूर की जाएगी।
इत्तेफाक से मुझे एक दफ़ा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मुझे किसी एक मित्र के यहाँ मिलने जाना था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री की कोठी थी। मैंने गाड़ी रोक करके देखा वो कोठी और वो खिड़की सुननी पड़ी थी। मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, तो लोगों ने कहा कि आदमी कोई क्यों आएगा, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता है, लोग परेशान होते हैं, दुत्कारे जाते हैं और धक्के मार करके यहाँ से निकाल दिए जाते हैं। आप लोगों के सहयोग और समर्थन से जब हरियाणा प्रदेश में आपको सरकार बनाने का अवसर मिला, हमने सर्वप्रथम उस गलत नीति को बदलने का काम किया कि लोग सरकार के पास जाते हैं, परेशान होते हैं, इसकी बजाय सरकार लोगों के पास जाए। और इसीलिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में हर वर्ष जाता था कि नहीं जाता था, और जो मांग गांव के लोगों की तरफ से रखी जाती उसे हाथ की हाथ पूरा किया जाता था। कुछ ऐसी मांगे भी थी जिनको लोगों ने रखी नहीं थी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर मुझे उसका ज्ञान था। हमारा देश एक सेकुलर देश, सभी धर्म मजहब और जातियों का मानने वाला देश। हमारे समाज में किसी हिंदू की अगर मृत्यु हो जाए तो उसे शमशान घाट में ले जा करके उसका दाह संस्कार किया जाता है, और अगर किसी मुस्लिम भाई की मृत्यु हो जाए तो उसे कब्रिस्तान में ले जा करके दफनाया जाता है। आज जैसे बूंदाबांदी हुई, बारिश होती है और किसी बूढ़े बुजुर्ग की अगर मृत्यु हो जाए तो रास्ते पानी से भरे होते हैं, कीचड़ होता है, उसमें जाने की दिक्कत होती है, और ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि हम उसका दाह संस्कार घर में करें। इसलिए हमने बिना मांगे हुए भी जानकारी के आधार पर उन रास्तों को पक्का बनाने का काम किया ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। मुसलमान की किसी की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसे दफनाया जाता है, और जब उसको दफना करके लोग चले जाएं तो पीछे से आवारा कुत्ते मिट्टी खोद करके उस डेड बॉडी को ले जाते हैं और उसका नुकसान। उससे स्वाभाविक है वो बहुत परेशान होते हैं। इसलिए बिना मांगे हुए हमने समूचे हरियाणा प्रदेश के हर गांव में कब्रिस्तान की 4 दीवारी मुकर्रर करने का फैसला किया था। हमारी एक सोच है। हमने सरकार में रहते हुए 3206 बच्चों को नौकरी दी थी, उनकी तरक्की हो गई, उनको रोजगार मिल गया। मेरा और आपका रिश्ता तोड़ने का जो नाकाम प्रयास किया गया था वो विफल हो गया। मैं आज आपके बीच में हूँ। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों के पास गया जो लगातार 9 महीनों से किसानों की उन मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए। नफे सिंह जी ने विस्तार से सारी बात की, मैं उसको नहीं दोहराना चाहूँगा। मुझे वहाँ जा कर के बहुत प्रसन्नता हुई कि चाहे ये किसान आंदोलन है, लेकिन उस आंदोलन में 36 जात के लोग जुड़े हुए थे। हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा, 36 जात के लोग आज इस आंदोलन से जुड़े हुए, और उसका सुखद परिणाम ये निकलेगा। ये कानून काले तो समाप्त होंगे ही होंगे, लेकिन इस देश में पुनः वही परंपरा कायम हो जाएगी जो हमारा आपसी प्रेम प्यार और भाईचारा था। मुझे दुनिया के
152 मुल्कों में जाने का मौका मिला है। विश्व के सारे देशों में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसमें सभी जात बिरादरी के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से रहते हैं, और हम अपने तीज त्योहार ईद सब मिलजुल करके प्रेम से मनाते हैं। राजनीतिक स्वार्थी किस्म के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमें जात पात के नाम पर लड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से आज 36 जात के लोग जुड़े हैं, क्योंकि इस सरकार ने लोगों के लिए कोई अच्छे कानून बनाने की बजाय उनको परेशान करने का काम किया। नफे सिंह जी ने जैसा बताया, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सरकार ने इस किस्म के कानून बनाए हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश के हर नागरिक की कमाई का पैसा भारतवर्ष के उन मुट्ठी भर बड़े औद्योगिक घरानों के पास जाएगा और उस पैसे को ये लूट करके खाएं। इन्हें तो ज्ञान ही नहीं है कि राज कैसे चलाना है। हम अखबारों में पढ़ा करते हैं नीम हकीम खतरा है जान, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ये प्रमाणित हो गया कि आज जो सत्ता में बने हुए लोग बैठे हैं उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए आज समूचा देश मौत के कगार पे खड़ा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। और आज आपके सामने है, मुझे सारी बताने की आवश्यकता नहीं। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी तो हरियाणा प्रदेश के खजाने में हम 2000 करोड़ रुपया नकद छोड़ करके गए थे, और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर पर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो 1 लाख रुपया अपने सर पर लेकर के पैदा होगा। पैदा होने से पहले उस बच्चे को लाख रुपया देना पड़े। ये हालत आज देश की हो चुकी है, और विकास के नाम पर कहीं ईंट नहीं लग रही है। जो विकास के काम हमने किए, जो सड़कें बनाई थी, वो अगर टूट गई तो इनकी मरम्मत भी ये नहीं कर पा रहे। स्कूल हैं, मास्टर नहीं है। अस्पताल हैं, डॉक्टर नहीं है। दुकान से कोई सामान लेने जाए तो कानून ऐसे बना दिए जाते हैं कि दुकान बंद रहेगी, खुलेगी नहीं तो सामान कहाँ से आएगा। किसान का उत्पादन सस्ते दाम पर लूटते, और फिर उस उत्पादन से बनने वाली चीज़ें हमें महंगे दाम पर मिलती है। इनकी सारी बातों का जिक्र करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ऐसे लुटेरों के हाथ में राज आ गया जो दोनों हाथों से देश को लूटने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। मुझे याद है 1978 में जब लोकसभा के चुनाव थे, मेरे पिताजी चौधरी देवीलाल जी राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इत्तेफाक से मैं भी उस सभा में था, और चौधरी साहब जब भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे तब उस सभा में एक बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा हुआ और उसने कहा, चौधरी अब तो भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। चौधरी साहब समझ नहीं पाए। उन्होंने दोहरा करके उस बुजुर्ग से पूछा कि ताऊ कैसे? तो कहने लगे, पैसे भी ले लेते हैं, काम भी नहीं करते हैं। आज उसकी बात 100% सच्ची साबित हो रही है कि नहीं हो रही? आज हालत देश की सबसे ज़्यादा खराब। इन परिस्थितियों से अगर देश को बचाना चाहते हो तो फिर उसका एकमात्र हल सिर्फ यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ शामिल करने का काम करें। जो कोई बहक गए, फुसला लिए गए या कोई स्वार्थ के वशीभूत चले गए, वो लोग आज मौजूदा शासन तंत्र से आपसे भी ज़्यादा दुखी और परेशान। वो सब आपके साथ शामिल हो रहे हैं। शामिल होने वालों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ये आप सरकार की तरफ से कह सकते हैं, मैं आपको ये अधिकार दे करके जा रहा हूँ।
और जो बात आप उनसे कहेंगे हम उस बात को पूरा करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। चौधरी साहब ने सारी उम्र इस बात को लेकर के संघर्ष किया कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है और उसके लिए वो निरंतर संघर्ष में जूझते रहे। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पौधा चौधरी देवीलाल की देन है। हम उनके स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज हालात साजगार हैं, परेशान और दुखी लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल आए, जिस किसी ने भी सरकार बनाई, जनहित के कामों में अगर रुचि किसी ने दिखाई तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही दिखाई। उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने का काम करें। सरकार निश्चित रूप से आपकी आएगी। आपको 4 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलनाबाद का उपचुनाव इस बात को प्रमाणित करेगा कि देश की जनता क्या चाहती है। इसलिए उस चुनाव को टालने के लिए सरकार कोशिश करती रहती है। संविधान के मुताबिक 6 महीने के अंदर अंदर हर खाली सीट को पुर किया जाता है और किसी प्रदेश में अगर चुनाव हों तो सारे देश के विधानसभा और लोकसभा की जो खाली सीट हैं उनका चुनाव भी उनके साथ कराया जाता है। लेकिन ये सरकार टाल रही है। इन्हें डर है। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, इनके साथ जुड़े हुए एमएलए भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं। और एलनाबाद का जब चुनाव होगा तो मैं आज दावे के साथ आपको कह के जा रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ जितने भी उम्मीदवार मैदान में लड़ेंगे उनमें से एक की भी जमानत नहीं बचेगी। सबकी जमानत जब्त होगी। इनको आज प्रत्याशी नहीं मिल रहे। इनकी बुरी हार को देख करके ये इस चुनाव को टालने का प्रयास कर, लेकिन बकरे की माँ कितनी था और टालेगी। चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। और चुनाव जब होगा तो चुनाव में आपकी विजय के बाद इस पार्टी में भगदड़ मिट जाएगी, संगठन टूट जाएंगे, इनकी विधायक पार्टियां छोड़ करके भागेंगे और जब सरकार अल्पमत में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव निश्चित है। और जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो न सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि इसका असर समूचे देश के स्तर पर पड़ेगा। और फिर जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर मेरे कहने की जरूरत नहीं। अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में उससे भी ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। हम गलत निर्णयों को बदलेंगे। हम इस प्रकार की नीतियां निर्धारित करेंगे जिससे आम आदमी को लाभ मिले। सरकारें तो बदलती रहती है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुनाव में पता नहीं कब किस पार्टी का दाव लग जाता है, लेकिन नीति जो बन जाती है वो कायम रहती है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, आपने न सिर्फ हरियाणा प्रदेश के लिए बल्कि समूचे राष्ट्र के स्तर पर इस बात को प्रमाणित करना है कि जनता जनार्दन के हकूक़ की हिफाजत स्वयं लोग करें और इस कृषि प्रधान देश का भविष्य उज्जवल हो सके और इस कृषि प्रधान देश के कृषक के साथ आज जो दुर्भावना बरती जा रही है वो समाप्त हो जाए। राज बनाना आपका काम है, लेकिन मैं आपको वायदा दे करके जा रहा हूँ कि हमारी सरकार बनने के बाद हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे।
चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म और मज़हब को मानता हो, उसके रोजगार के साधन चाहे कुछ भी हो, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान, कमेरा, हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। अगर किसी बच्चे के माँ बाप ने किसी कारणवश मजबूरी से वोट चाहे कहीं भी दे दिया हो, हम वोट की राजनीति नहीं करेंगे उसमें। किसी बच्चे के माँ बाप के गलत निर्णय की वजह से उस बच्चे को सज़ा मिले, ये हमारी सोच में नहीं है। 3610 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन अब के सरकार बनने के बाद मैं हर बच्चे को नौकरी दूंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर गांव का, कस्बे का, शहर का पढ़ा लिखा योग्य युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो वो गांव की भलाई की बात सोचेगा या नहीं सोचेगा। हमने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना है। हमने चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के लिए सरकार बनानी है। हम सरकार के भूखे नहीं, हम जनहित की भलाई के काम करें, ये हमारी एक सोच। इस सोच को सिरे चढ़ाने के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि ना सिर्फ उन लोगों को आप पार्टी में शामिल करें जो दूसरी पार्टियों में, बल्कि आप अपनी पार्टी की मेंबरशिप बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी कापियाँ आपके पास आ गई है, नहीं आ गई है तो जिला के अध्यक्ष से, हल्के के अध्यक्ष से, प्रदेश के अध्यक्ष से आप कापियाँ मांग ले। जो आदमी आपकी पार्टी का मेंबर बनेगा, पर्ची कटाएगा, वो पार्टी के प्रति समर्पित होकर के अपना सर्वस्व पार्टी पे कुर्बान करने का काम करे। जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है, और जमात अगर मजबूत है तो फिर सारे काम अपने आप ठीक हो जाए। इसलिए आज आपकी पार्टी पर देश के लोगों की निगाह जमी हुई है। आज विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मान के चलते हैं कि राजनीतिक दलों में संगठनात्मक दृष्टि से अगर कोई संगठन मजबूत है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। आज हर आदमी की ज़बान पे एक बात है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ एक खलक नकारा एक खुदा, कि जनता की जो आवाज़ होती है वो भगवान का नगाड़ा होती है। आज लोगों की आवाज़ के मुताबिक आपकी सरकार बनेगी, और जब सरकार आपकी बनेगी तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। ये आपको मान करके चलना चाहिए कि अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे काम करें। मैं आज कोई भाषण देने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूँ। भाषण देने का तो आप, भाषण सुनने का तो आपको निमंत्रण देने आया। भाषण सुनने के लिए तो आप 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पवित्र जन्म दिवस पर जींद में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके जाए। वहाँ देश के विपक्ष के सभी नेता मौजूद होंगे, और इस देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाले उन युवाओं को भी हम सम्मानित करना चाहेंगे जो ओलंपिक में मेडल लेकर के आए। आपको याद होगा एक दफ़ा जब मैं मुख्यमंत्री बना था, स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए मुझे रोहतक का प्रोग्राम देना था, और उस मौके पर युवा बच्चे जब प्रदर्शन कर रहे थे तो मैंने अपने भाषण में एक बात कही कि ये दीवार के सामने जो लिखा हुआ है कि कौन पतेगा, कौन बनेगा करोड़पति, ये तो गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन मैं आप वायदा दे करके जा रहा हूँ कि इस ओलंपिक गेम्स में जो बच्चा मेडल लेकर के आएगा
जो गोल्ड मेडल लेकर के आएगा उसको 1 करोड़ रुपया, जो सिल्वर मेडल लेकर के आएगा उसको 50 लाख रुपया, और जो कांस्य पदक लेकर के आएगा उसको 25 लाख रुपया हम देंगे। और उस वक्त सिडनी ओलंपिक में हमारी एक महिला कर्णम मल्लेश्वरी वो कांस्य पदक लेकर के आई थी। हमने एयरपोर्ट पे उतरते ही न सिर्फ उसका स्वागत किया बल्कि अपने वायदे को निभाते हुए उसे 25 लाख रुपए नकद दे कर किया। मुझे प्रसन्नता है कि उस कार्यक्रम के बाद हमारे बच्चों में एक जागृति पैदा हुई और हरियाणा प्रदेश के नौजवान युवकों ने इस ओलंपिक गेम्स में भी हरियाणा का नाम रोशन किया है। आज जितने भी मेडल मिले हैं सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के बच्चों को मिले हैं। इसलिए हम उन बच्चों को सम्मानित करें, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी कि हम सभी बच्चों को 25 सितंबर की उस सभा में चौधरी देवीलाल जी के पवित्र जन्म दिवस पर उनको भी सम्मान प्रदान करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप 25 सितंबर को वहाँ पहुँचें। भाषण तो वहाँ दिए जाएंगे, आज तो मैं आपको बधाई देने आया हूँ, आपसे मिलने आया। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसलिए संगठन को मजबूत बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के मेंबर बनाओ। समय आपका आएगा, सरकार आपकी बनेगी और देश का भविष्य उज्जवल होगा। ये मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूँ। आप लोग इन ज़रूरी कामों को छोड़ करके यहाँ आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपका भविष्य उज्जवल हो ये प्रभु से कामना करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।